आईसीसी तर्जुमान का बयान। मिसबाह उल हक का मुस्ताफी होना बतौर चीफ सेलेक्टर एक बड़ी खबर है और इसके पीछे पर्दा अवामिल क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले इन्हें 3 जिम्मेदारियां दी थी, उनमें से अब बैटिंग कोच की जिम्मेदारी वापस ली जा चुकी है। यूनुस खान ने जिम्मेदारियां संभाली, इसके साथ चीफ सेलेक्टर भी अब वो नहीं रहे। तो इस डिसीजन का पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या असर पड़ेगा? सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल बेग मेरे साथ मौजूद है। सामने को इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफ्फार। इकबाल भाई, 3 ओहदे थे, पहले एक गया बैटिंग कोच, अब दूसरा चीफ सेलेक्टर के ओहदे से भी मुस्ताफी हुए, अब मिसबाह है सिर्फ हेड कोच। क्या लगता है कि ये पहले डिसीजन 3 ओहदों का, अब एक ओहदा बचा है, आपका क्या एनालिसिस है, इसकी वजूहत क्या है? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिवायत रही है कि पल में हीरो और पल में जीरो। 4 सितंबर 2019 को मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा थे। 3 ओहदे उनको दे दिए गए, कभी उन्होंने कोचिंग नहीं की और अचानक उन्हें हेड कोच बना दिया गया और फिर रफ्ता रफ्ता, जिस तरह आपने कहा अब्दुल गफ्फार के, पहले उनसे बैटिंग कोच का ओहदा वापस लिया गया, आज उन्होंने जो है वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया, अब वो हेड कोच रहेंगे। लेकिन लगता यही है कि मिसबाह उल हक का जो हेड कोच का असाइनमेंट है वो न्यूजीलैंड का दौरा उनकी सलाहियतों की कड़ी आजमाइश होगा। अगर खुदा न खास्ता उस दौरे में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो मिसबाह से ये तीसरा ओहदा भी चला जाएगा। आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, मिसबाह को जब ये तीनों ओहदे सौंपे गए थे तो वसीम खान साहब ने बड़े पुरअज़्म अंदाज से कहा था कि ये सब काम कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में सारे काम जो है गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैक फायर करते हैं और बैकफुट पर जाना पड़ता है। या तो इनको पहले सोचना चाहिए था कि 3 ओहदे एक आदमी को दे रहे हैं, एक आदमी के सर पर 3 ताज सजा रहे हैं, तो क्या वो केपेबल है या नहीं है? अब आज मिसबाह खुद कह रहे हैं कि मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, तो इसका मतलब है कुछ तो कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसको लोग लिंक करते हैं कि जो सरजनिश की है मिसबाह उल हक की, जब वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मिलने गए इदारों के हवाले से बात करने के लिए, इसको उससे कनेक्ट किया जाता है और इसको उससे भी कनेक्ट किया जाता है कि मिसबाह उल हक ने अपनी नाराजगी का इजहार किया था जब नए कोचेज, जिनमें अब्दुल रज़्ज़ाक, फैसल इकबाल, बासित अली और शाहिद अनवर शामिल है, जब इनका अनाउंसमेंट किया गया तो मिसबाह इस बात पर खासे चराग थे कि उनकी मर्जी, उनकी राय शामिल नहीं की गई। तो बहुत सारे अवामिल जो है वो मिसबाह उल हक के इस ओहदे के छोड़ने के पस मंजर में जाते हैं। और आपने ठीक कहा कि जब एक शख्स को 3 ओहदे दे दिए जाएं और 1 साल के अंदर उनमें से 2 वापस ले लिए जाएं तो बातें तो होंगी, तबसरे भी होंगे कि यकीनी तौर पर कोई सूरत हाल इस वक्त बोर्ड और मिसबाह के दरमियान ठीक दिखाई नहीं देती। लेकिन मिसबाह उल हक ने जब आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने रेजिग्नेशन फ्रॉम सेलेक्टर का जो ओहदा है उससे ऐलान किया था, क्या उनका खुद कहना था, आइए पहले आपको दिखाते हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा जिस तरह की न्यूज़ और उस हवाले से आज की आज की अनाउंसमेंट के हवाले से, तो बेसिकली आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि मैंने जो चीफ सेलेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताऊँ। ना इसका जो मेनली मकसद है वो ये है कि मैं आगे जो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, अगले 2 सालों में 10 मेजर हमारी कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, और मेनली उसमें कुछ टूर्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर हम पाकिस्तान से बाहर रहेंगे। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एज ए चीफ सेलेक्टर काम करना और डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना। तो फ्यूचर टूर प्रोग्राम तो इकबाल भाई सबको पता होते हैं और बोर्ड को या मिसबाह को जो अंदाजा हुआ कि अब बहुत क्रिकेट आनी है, ये अंदाजा तो 1 साल पहले भी लगाया जा सकता था जब आप अपॉइंट कर रहे थे। और जैसा आपने ठीक कहा, जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, दूसरा जो मेरे पास इत्तला है इकबाल भाई कि शायद जो इंग्लैंड के टूर में स्पेशली T20 के अंदर खुशदिल को मौका नहीं मिलना, हैदर अली को मौका नहीं दिया गया, बहुत खुश भी नहीं था इन डिसीजन से। और कहीं ना कहीं इसके जो अवामिल है वो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है, इसमें परफॉर्मेंस का आंसर भी शामिल दिखाई देता है।
बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल गफ्फार। आज आप मिसबा की बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, आज मिसबा के चेहरे पर अगर आप नजर डालें तो बुझे बुझे दिखाई दिए। वरना अगर आप इनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनको 3 ओहदे सौंपे गए थे उसको उठाकर देख ले और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख ले तो बड़े शिकस्ता दिल के साथ मिसबाह उल हक ऐलान कर रहे थे, बड़े बुझे बुझे नजर आ रहे थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। आपको याद होगा भी एहसान मानी कौमी असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जब पेश हुए तो इकबाल मोहम्मद अली ने उनसे सवाल किया तो एहसान मानी ने कहा कि जी मिसबा के पास 2 ओहदे नहीं होंगे। अभी तो मिसबा को नौकरी कर रहे हैं सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में, उन्होंने वहां से रिजाइन नहीं किया। और आपको याद होगा इंग्लैंड के दौरे पर जाने से कबल मिसबा उल हक, अजहर अली और मोहम्मद हफीज की मुलाकात हुई वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब खान से कि सुई नॉर्दर्न गैस उनके अंडर आती है और उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की नौकरियों को खत्म न किया जाए। तो इसका मतलब है कुछ तो कुछ खिचड़ी पक रही है। बोर्ड खुश नहीं था मिसबाह उल हक से, लगता यही है। वरना आप देखें कि आज मिसबाह उल हक ने अचानक ऐलान कर दिया ना, कोई तवक्को थोड़ी कर रहा था कि वो छोड़ देंगे। क्या उनको पहले नहीं पता था? वही आपकी बात समझ में आती है अब्दुल गफ्फार कि पहले उनको सारी चीजों का इल्म था, सारे टूर्स उनके सामने थे। इसका मतलब है पसे पर्दा कुछ न कुछ है। और मुझे अब मिसबाह उल हक की हेड कोच की पोजीशन भी जो है वो खतरे में नजर आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इकबाल भाई अगर हम इसका एक एनालिसिस ये भी करें कि ठीक है बतौर क्रिकेटर, बतौर पाकिस्तान के एक्स टेस्ट कैप्टन मिसबाह की सलाहियतों, उनकी ऑनेस्टी, उनकी जेंटलमैन अप्रोच, ऐसा वो क्रिकेट के एम्बेसडर है, किसी को इनकार नहीं है। आपको लगता है कि जैसे हमने पहले भी बारहा डिस्कस किया कि जब आप 3 ओहदे किसी ज्यादती करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाह उल हक को शायद जो फ्यूचर में जाके एक अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था उनको ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया है। कुछ बोर्ड के बारे में भी तो कहिएगा इकबाल भाई कि ये मैन, इसकी जो डिसीजन मेकिंग थी इससे मिसबाह को कितना नुकसान हुआ और शायद मिसबाह को खुद इसका अंदाजा उस वक्त होना चाहिए था जब वो तीनों ओहदे संभाल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब वसीम खान पहले मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर आए, फिर उनको चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर लगाया गया तो बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी कि इंग्लैंड से आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक कर देंगे। आप मुझे बताएं उन्होंने क्या ठीक किया? पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान में एसोसिएशन बने हुए 1 साल का अरसा हो गया, कोई उनके ओहदेदारों का तकर्रुर नहीं हुआ। एक नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन जो उसके ओहदेदारों का जो तकर्रुर हुआ उसमें वसीम खान खुद भी शामिल थे, पीसीबी के बहुत सारे ओहदेदारान शामिल थे। तो जो उनका काम करने का अंदाज था वो इतना अच्छा नहीं था। हालांकि लोग कहते हैं वो प्रोफेशनल है, लेकिन इंग्लैंड के माहौल में और पाकिस्तान के माहौल में बड़ा फर्क है। उन्होंने जो डिसीजन लिया यकीनन उनका इनपुट होगा कि मिसबाह को 3 क्या है तो वो डिसीजन बैकफायर कर गया। तो मुझे लग रहा है कि बोर्ड के फैसले जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में के हक में जाने के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ जा रहे हैं। आप नेशनल T20 कप की एग्जांपल ले लें, वसीम खान बड़े तम तराब के साथ एक वीडियो में ये कहते हुए नजर आए कि शायकीन तो मैदान में नहीं होंगे लेकिन आप घर में एंजॉय करेंगे, आला क्वालिटी की क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। क्या हुआ? उस पर सोशल मीडिया में बेपनाह शोर मचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला दुरुस्त अंदाज से नहीं जा रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम चीजों को हैंडल करने में नाकाम रहा है। बाज लोग तो ये भी कहते हैं अब्दुल गफ्फार कि वसीम खान का चेहरा सामने लेकिन असल वसीम कोई और है, पीछे से शॉट वसीम अकरम खेल रहे हैं। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें और उनको तो वजीर आजम पाकिस्तान भी उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहते हैं, तो जब ये वाला वसीम अकरम यहाँ क्रिकेट बोर्ड में है तो डेफिनेटली वसीम अकरम का इनपुट जरूर शामिल है। आप देखें सकलैन मुश्ताक का तकर्रुर वसीम अकरम की वजह से हुआ, मुश्ताक अहमद का तकर्रुर वसीम अकरम की वजह से हुआ, नदीम खान कैसे आ गए? अब सुनने में आ रहा है कि शायद मोइन खान को एज अ चीफ सेलेक्टर लाया जाए। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वसीम खान अपनी ग्रिप क्रिकेट बोर्ड में नहीं काम करते। हमने देखा है कि उनके पास कभी वो जिम्मेदारियां नहीं रही जैसे चीफ सिलेक्टर हो गए, हेड कोच हो गए या किसी किस्म की वो जिम्मेदारी जो डायरेक्टली आपकी जॉब की तरह हो, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जाए। इसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ चूंकि ऑब्वियसली इसमें कोई शक ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़ा नाम है और उनकी जो खिदमात हैं जो दुनिया भर उनके बारे में कहती है, ऐसे जैसा बॉलर कभी नहीं आया, लेकिन ये बैकहैंड पे क्यों गेम होता है, फ्रंट पे नहीं आते वो दरअसल किंग मेकर हैं, वो सबको बादशाह बनाना चाह रहे हैं। आप नोट करें ना कितने लोगों को लेकर आए वसीम अकरम, शाहिद अनवर जिनको अभी कोच लगाया गया है पंजाब की टीम का, एजाज अहमद जूनियर जिनकी कोचिंग में पंजाब की टीम जीती थी सेंट्रल पंजाब की, उनको हटा दिया गया। शाहिद अनवर वसीम अकरम के बड़े क्लोज हैं। तो जो वसीम अकरम से जिनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी वसीम अकरम ने उनके नाम रेकमेंड किए। इसका मतलब ये हुआ कि पसे पर्दा रहकर वो रोल प्ले कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले
उनका एक बयान आपने देखा होगा कि अगर उन्हें क्रिकेट कमेटी के चेयरमैनशिप की ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं चेयरमैन नहीं बनना चाहता। जब वो पसे पर्दा रहकर सारे शॉट्स खेल रहे तो ओहदा लेने की क्या जरूरत है? फिर वो कमेंट्री भी करते हैं, बहुत सारी चीजें, फिर मफादात का टकराव आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वसीम अकरम पसे पर्दा रहकर रोल प्ले कर रहे हैं। नो डाउट पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर थे वो दुनिया के, लेकिन अब वो चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान के बहुत करीब है, सबको इल्म है कि वजीर आजम पाकिस्तान वसीम अकरम पर कितना एतमाद करते हैं, इसीलिए तो उस्मान बुज़दार को वो वसीम अकरम प्लस कहते हैं। तो सारे शॉट्स वसीम अकरम खेल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में। यहाँ पे सवाल है कि वसीम अकरम खुद जितना बड़ा नाम, क्रिकेट ब्रेन है, मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस कर रहे हो या उनकी रिकमेंडेशन पे तमाम चीजें हो रही हो, लेकिन जिस तरह अब ये फैसले चेंज हो जाते हैं, जैसे मिसबाह उल हक को तकरीबन 1 साल के अंदर उनसे 2 ओहदे वापस ले लिया जाए, इसी तरह आपकी जो कंसिस्टेंसी डिसीजन मेकिंग में ना रहे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि चले वसीम अकरम की इनपुट शामिल रहती है, लेकिन ये फिर कंसिस्टेंसी का ना होना समझते ये वजह है कि ये डिलीवर नहीं कर पाते सारे डिसीजन। अब ये मिसबाह उल हक की आप सही कह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आज जो थी वो नहीं है बिल्कुल वैसी जैसे कि एक पाकिस्तान क्रिकेट के हेड कोच की या एक पावरफुल शख्स की होनी चाहिए। लग ये रहा है कि उनकी जो इख्तियारात में कमी और सारा कुछ मराहत और ये सब कुछ जो कमी, कोई चाहता नहीं है कि ऐसा हो। बिल्कुल आपने सही कहा, जब मिसबाह आए थे तो 3 आदमियों की तनख्वाह ले रहे थे ना अब्दुल गफ्फार। बिल्कुल, एक तो इंजमाम उल हक जो कि आपके चीफ सिलेक्टर थे, दूसरे मिकी आर्थर जो आपके हेड कोच थे, ग्रांट फ्लावर जो आपके बैटिंग कोच थे। अब उनमें से ग्रांट फ्लावर की जगह उन्होंने यूनुस खान को कंसल्टेंट बना दिया। अब आप देखें कि चीफ सिलेक्टर जो थे इंजमाम उल हक, उनकी जगह मिसबाह थे, अब मिसबाह नहीं रहेंगे और अब मिसबाह सिर्फ हेड कोच रहेंगे। तो जो 34 लाख रुपए का पैकेज था जिस पर लोग बड़ा शोर मचा रहे थे, अब वो कम हो जाएगा ना, 2 ओहदे तो चले गए। तो एक तो ये भी है कि अब उनकी तनख्वाह भी कम हो जाएगी। आज उन्होंने खुद कहा, इस बात को तस्लीम किया कि अब मैं चूंकि चीफ सिलेक्टर नहीं रहूंगा, सिर्फ हेड कोच हूंगा, तो वो पैसे उनको वही मिलेंगे जो मिकी आर्थर को मिला करते थे। लेकिन बहुत सारी चीजें अब्दुल गफ्फार, मैं फिर ये कहूँगा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, लेकिन वसीम खान से और एहसान मानी से मामलात क्रिकेट के संभल नहीं रहे। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, आप देखें पहले मुल्तान के लिए इन्होंने जिम्बाब्वे को अनाउंस कर दिया, फिर उसके बाद वहां लोकल मैनेजमेंट से इनका जो तनाजा हुआ, वो मैचेस लाहौर शिफ्ट किए। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको एक डिसीजन वाले पुराने क्विक ब्रेक शामिल करने ब्रेक से वापस आकर जो आप की ना मिसबाह उल हक के हेड कोच का क्या ओहदा भी जा सकता है? क्या ये सब टर्न अराउंड हो सकता है, या ये जो एक होता है शायद मिसबाह उल हक को इसका फायदा और वो फोकस कर सके अपने काम पे, जैसा वो खुद कह रहे थे? इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। और मिसबाह उल हक के चीफ सेलेक्टर से ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद इस चीज पर काफी बातें हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि 1 साल कबल वो 3 ओहदों पर बराजमान थे और अब उनके पास सिर्फ 1 ओहदा बचा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल हुआ कि क्या आपकी जब वज़ीर इमरान खान से मुलाकात हुई थी उसके बाद इसका कोई ये इम्पैक्ट है, बोर्ड खुश नहीं था इस मुलाकात से। मिसबाह का खुद क्या कहना था, पहले आप वो देख लीजिए, फिर आके इकबाल साहब से बात करते हैं। चल रहे हैं कि शायद इसकी को वजह चेयरमैन साहब से मीटिंग है या बोर्ड ने मुझे कुछ इसके बारे में कहा है। अगर ऐसा होता तो फिर एक रोड ना जाता, फिर मैं चीफ हेड कोच भी काम ना करता। तो कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल मेरा अपना एक चॉइस है कि इस तरीके से मैंने जाना है और आगे पाकिस्तान की क्रिकेट पे और पाकिस्तान टीम पे फोकस करना। तो इकबाल भाई, मिसबाह तो कहते हैं कोई वजह नहीं है ऐसी, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिर एहसान मानी साहब का जिस अंदाज से, आपको याद होगा इकबाल मोहम्मद अली साहब भी उनके साथ मौजूद थे और काफी जो है वो मुश्किल हो गया था उनके लिए उस पर बात करना, लेकिन लगता यही है कि बोर्ड का खुद ये कहना ओपनली कि हम इनके बारे में बात करेंगे और एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन ये जो अब चीज सामने आई है शायद लगता तो ये कि ये एक तरह का एक्शन ही है।
देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखें अब्दुल गफ्फार, तो मिसबाह-उल हक अगर 2 ओहदे उनसे फौरन बोर्ड ले लेता, वो दोनों ओहदों से इस्तीफा दे देते, तो एक खलबली सी मच जाती। बोर्ड नहीं चाहता था कि अपने आप को बैक फुट पर रखे, तो गालिबन उसकी वजह यही है कि मिसबाह-उल हक एक ओहदे से मुस्तैफी हुए, कोई बात हुई होगी इनकी, इन्होंने गद्दाफी स्टेडियम में मुलाकात की पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी से, तो जरूर इस दौरान कोई बात हुई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने मुस्तैफी होने का फैसला किया। इंग्लैंड के दौरे से वापस आए हुए तकरीबन 1 महीना हो रहा है, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दिया? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि असाइनमेंट्स क्या है? तो जरूर दाल में कुछ काला है और इसको छुपाया जा रहा है। और इकबाल भी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इस तरह की इतलात भी है कि बोर्ड नहीं खुश, क्योंकि बोर्ड की पॉलिसी स्पेशली T20 के हवाले से ये जरूर है कि यंगस्टर्स को आप चांस दे, लेकिन दौरा इंग्लैंड में जिस अंदाज से हैदर अली तीसरा मैच उनको खिलाया गया और जो उनकी परफॉर्मेंस थी, कमेंटेटर कह रहे थे कि ये पहले क्यों नहीं खेले, ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है। खुशदिल शाह और आजम खान ऑब्वियसली अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस मैटर भी करेगी? और दूसरा, आपने तो चले कह दिया कि आपकी जो तजर्बे की बुनियाद पर एक होता भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। मैं सवाल को अगर यूं लूं कि आप शायद मिसबाह इसका फायदा उठा लें, उनके पास एक होता है फोकस करने के लिए, शायद पाकिस्तान क्रिकेट को उसका फायदा हो जाए। बिल्कुल, मिसबाह की क्रेडिबिलिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन एज अ कोच एक सवालिया निशान है। आपने देखा होगा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जिस तरीके से मिसबाह-उल हक फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे थे जब कैमरा उन पर गया, तो अभी मिसबाह-उल हक को कोचिंग के शोबे में बहुत कुछ सीखना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन साहब ने एक इंटरव्यू में एक टेलीविजन चैनल को कह दिया था कि अभी इनको कोच बनाए, वो सीखेंगे। तो सिखाने के लिए क्या कोई एकेडमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है कि लोग आए और आकर पाकिस्तानी टीम पर तजर्बात करें? अगर सिखाना है तो आप उनको नेशनल जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां सिखाएं, अंडर 19 के साथ रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिसबाह-उल हक अभी अपने उस फन में माहिर नहीं है जो कोचिंग का फन है, जिसे कहना चाहिए। एक अच्छा क्रिकेटर होना और एक अच्छा कोच होना दो डिफरेंट चीजें हैं। आप मिसाल ले लें, मिकी आर्थर तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे, कितने अच्छे कोच थे। और भी आप जो ग्राहम फोर्ड की मिसाल ले लें, वो भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे, कितने अच्छे कोच थे। तो बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं। मिसबाह का इम्तिहान होगा, मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड का टूर, उसके बाद ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मिसबाह-उल हक जा रहे हैं या रहेंगे। और आपने ठीक कहा कि न्यूजीलैंड का टूर तो इकबाल भाई बहुत ही मुश्किल टूर में पाकिस्तान के लिए शुमार होता है, स्पेशली गुज़िश्ता चंद जो टूर रहे हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया तो चले हमेशा ही प्रॉब्लम रहा। और इस मौके पर जब ये स्पेशली रेजिग्नेशन सामने आया है, आपकी अगली दोनों सीरीज, एक न्यूजीलैंड है और फिर साउथ अफ्रीका। जिम्बाब्वे को मैं काउंट नहीं कर रहा, एवरीवन नोज कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक आसान चीज होगी। ये दोनों सीरीज का भी एक साथ आना इस मौके पर, ये कितना टाइमली है और मिसबाह के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? मुश्किल हो गया ना टास्क? बिल्कुल, मिसबाह के लिए काम बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान परफॉर्मेंस को देखे, बड़े बड़े कोचेस टीम के साथ गए, बड़े बड़े प्लेयर्स गए, लेकिन न्यूजीलैंड में टीम की कारकर्दगी का वो मयार नहीं रहा। जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आती थी तो हम बुरे तरीके से उन्हें शिकस्त देते थे, लेकिन न्यूजीलैंड की विकेटें, वहां का ग्राउंड, वहां जो हवा चलती है, वहां का माहौल बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और ये मैंने पहले भी कहा अब्दुल गफ्फार कि मिसबाह-उल हक की सलाहियतों का इम्तिहान होगा, न्यूजीलैंड का दौरा और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज। लेकिन अब देखें होता क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि अब तक जो उन्होंने फैसले किए हैं उन फैसलों का कोई आउटपुट नजर नहीं आया कि आप कहें कि हाँ बड़े जबरदस्त फैसले किए। अब आप देखें, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अपनी मर्जी के लड़कों को खिलाया गया। इफ्तिखार अहमद को मिसबाह-उल हक 3 डायमेंशनल क्रिकेटर कहते हैं। इफ्तिखार अहमद ने क्या किया है? अब आप देखते जाएं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को पसंद नापसंद की भेंट चढ़ा दिया गया। मिसबाह-उल हक को क्या सभी असलम नजर नहीं आया, जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं, जिसने रन्स के अंबार लगाए डोमेस्टिक सर्किट पे? तो टीम के सिलेक्शन में भी मुझे लगता है कि सवालिया निशान उठे कि किस तरीके से खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया, किस तरीके से खिलाड़ियों को प्रमोट किया गया, पसंद नापसंद का बड़ा दखल रहा है। तो ये भी फैक्टर मिसबाह-उल हक के खिलाफ जाता है। एक और चीज कि अब मिसबाह की जो प्रेस रिलीज आई पीसीबी के जाने से उनके रेजर्वेशन के हवाले से कि वो न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के टूर को की टीमों का सिलेक्शन खुद करेंगे, नया चीफ सिलेक्टर करेगा,
साउथ अफ्रीका के लिए आकर। ये आपको लगता है कि अगर फैसला कर ही लिया था कि उनको नहीं कंटिन्यू करना, तो आपको नहीं लगता कि इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज भी, देखिए नौजवान क्रिकेटर्स का क्या कसूर है, अगर आजम खान रन्स कर रहा है उसको आप टीम में अगर मौका ना दे इन केस, इसी तरह दानिश अजीज है, अभी नेशनल टी20 में बात करूंगा, ये इंसाफ होगा कि जिस शख्स पर आपने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो चीफ सिलेक्टर आपके नहीं रहेंगे, अब भी वो फैसले करेंगे लोगों के? ये बड़ा वैलिड सवाल किया अब्दुल गफ्फार आपने, लेकिन मुझे लगता है जो मीटिंग हुई है बोर्ड के चेयरमैन और मिसबाह उल हक के दरमियान, उस मीटिंग में कोई डील हुई है, कोई बातचीत जरूर हुई है। और ये मिसबाह ने कहा होगा कि मुझे कम से कम जिम्बाब्वे या न्यूजीलैंड की सीरीज तक रहने दे, वरना अगर उन्हें ओहदा छोड़ना था तो वो ओहदा भी छोड़ देते, वो हेड कोच तो है ही ना। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कोई डील हुई में, और उस डील के नतीजे में लगता ही है कि मिसबाह उल हक को उन्होंने कहा है कि आप जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भी टीम सेलेक्ट करें, क्योंकि मिसबाह को अंदाजा है कि न्यूजीलैंड में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हेड कोच का ओहदा भी जाएगा, तो इसलिए वो न्यूजीलैंड के लिए टीम खुद सेलेक्ट करेंगे ताकि जितनी भी जिम्मेदारी है वो अपने कांधों पर ले और फिर आगे की तरफ डील, तो मैं समझता हूं डील के नतीजे में थोड़ी सी ढील जरूर मिल गई है उनको कि वो अपने दूसरे ओहदे पर काम कर सके। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ब्रेक के बाद नेशनल टी20 के जो इस वक्त बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए हैं, टैलेंट भी सामने आ रहा है, आपसे बात करेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।